हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं दर्शन और आप लोग को आज मैं कक्षा 10वीं साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। पिछले वीडियो में हम लोग यहां पे ऊपर में दिया हुआ है जितना वहां तक देखे थे, जिसमें मैंने पूछा था कि कितने साल तक डार्विन ने यात्रा की थी। तो पिछले वीडियो में दिलेश्वर ने कमेंट किया था जो कि सही है। तो आगे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आप कमेंट में बताइएगा। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का। यहाँ से कहाँ से? यहाँ से डार्विन के अवलोकन से। यहाँ पे देखना, डार्विन ने चार साल जितने भी उन्होंने किया, 4-5 साल लगभग, वो उसके दौरान उन्होंने क्या क्या अवलोकन किया, जीवों के विकास का सिद्धांत को, जो कि हमें समझने में मदद करता है। तो यहाँ पे दिया है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे डॉट, जितने भी डॉट हैं वो सब क्या है 1 2 3 4 है ना। इस तरह से यहाँ देखिए 1 डॉट 2 3 4। तो ये हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से डॉट नंबर 1। और यहाँ पे उन्होंने पहला क्या अवलोकन किया था, देखिए। उन्होंने बताया कि सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया, तो उनमें कई प्रकार के जीव दिखे और वे चकित रह गए। यहाँ पर उन्हें खाने व खाए जाने की अद्भुत श्रृंखला नज़र आई। ऐसा ही उन्हें दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ पर तरह तरह के जीवों के बीच दिखाई दिया। उनके मन में आता रहा, हर तरफ संघर्ष है। देखिए, यह सत्य है और अटल सत्य है कि हर जीवों में संघर्ष है, हर तरफ संघर्ष है। यहाँ खासकर जो जंगल या फिर बाहरी जो जीव होते हैं उनमें ये होता है मरो या मारो। जो बच सकता है वही बच रहा है। शायद भौगोलिक ज़रूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाता है। और शायद मनुष्य सबसे ज़्यादा अनुकूलित हुआ और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ, इसलिए वो आज दुनिया पर राज कर रहा है। बाकी जीव जो बच गया वो बच गया, जो मर गया वो मर गया। चलिए दूसरा पॉइंट मैं देखता हूँ यहाँ पे नीचे। उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। देखो, उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है 3 प्रकार के जलवायु होते हैं। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और दोनों मिक्स वाला। तो इस प्रकार के 3 प्रकार का मेनली कटिबंधीय मौसम पाया जाता है। यानी उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है गर्मी इलाका, गर्मी मौसम ज़्यादा होता है। शीतकटिबंधीय का मतलब होता है जहाँ पे ठंडा इलाका हमेशा ज़्यादा रहता है। और शीत उष्ण यानी दोनों मिक्स वाला जो होता है वो हमारे इंडिया में पाया जाता है। तो शीतकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय और शीत उष्ण यानी शीतोष्णकटिबंधीय 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें एक ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी। यानी 3 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। हमारी जो हाइट होती है लगभग मनुष्य की वो 3.5 मीटर एवरेज होती है। तो सोच सकते हैं उतनी ऊंचाई तक समुद्र का जो स्तर है वो ऊपर उठ गया था। किस वजह से? भूकंप। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। देखो, समय और स्थिति के अनुसार धीरे धीरे बदलाव आते रहते हैं भूगोल में। आप जानते हो हमारे भारत देश के उत्तर में हिमालय पर्वत होता है। हिमालय पर्वत के जगह में पहले क्या था? तेथिस सागर था। याद रखना, ये जीके में कभी आता है। जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर क्या था? तेथिस सागर। याद रखना। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, रेतीले समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर ज़्यादा गर्मी पड़ा तो हिमालय पर्वत का जो हिम यानी कि जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेगा और समुद्र का सतह पानी से भरता जाएगा और वो ऊपर की तरफ आएगा। तो फिर हमारा जो किनारे किनारे हैं समुद्र के वो डूबते जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा गर्मी हमारे लिए हानिकारक या फिर हमारे लिए जगह की संभावना, जगह को कम कर देगा। ठीक है, आगे एक और पॉइंट दिया है, विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में विभिन्नताओं के साथ साथ समानताएँ भी हैं। यानी उन्होंने बहुत सारे जीवाश्म को देखा और देखा कि कुछ जीव जो मर चुके हैं उनके जीवाश्म हैं वो पहले थे वैसे आज के जीव भी हैं। मतलब समानता भी है
पूर्व और अभी के जीवों में, और साथ ही साथ विभिन्नताएं भी बहुत सारी हैं। अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया। यहाँ पे ये बात को याद रखिए आपकी, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन तो होता ही है, साथ ही साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। आप जानते हैं मनुष्य में पहले ज़्यादा बाल होते थे, पूँछ होता था, ऐसा बोला जाता है। उसी तरह से धीरे धीरे उनका विकास हुआ, है ना। चलिए, आप यहाँ पे कुछ दिया है, एक मछली जैसा यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। ये 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे जब मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव पकड़ा तब तहलका मच गया, क्योंकि तब तक यह मान्यता थी कि डायनासोर के साथ ही ये विलुप्त हो गए हैं। इसे सिल्केंथ नाम दिया गया। इनमें कुछ विशेषताएं उभयचरों की थी और कुछ मछलियों की, यानी ये थल में भी रह सकते थे, इस तरह की कुछ विशेषताएं थी। उस समय यह माना गया कि इसका विकास रुक गया था, इसे लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया। परंतु अब हम जान गए हैं कि इनमें विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। तो ये एक मछली की बात है। आगे यहाँ पे और देखो, गलापागोस के द्वीप पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन। देखो, एक द्वीप है दक्षिण अमेरिका के साइड, वो द्वीप मतलब टापू, समुद्र के बीच में टापू होता है वैसे। तो वहाँ पर ये कुछ समय रुके थे और यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ विशेष अवलोकन किया। यहाँ पे देखिए नंबर 1, 2, 3 है ना, यहाँ पे 4, 5 यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। तो देखिए, चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश के पास स्थित गलापागोस टापुओं पर जब बीगल यानी जहाज़ पहुँचा तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं के इस समूह में कई छोटे छोटे टापू हैं जो ज्वालामुखी लावा से बने हैं। गलापागोस के टापुओं के कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी आदि का डार्विन ने अध्ययन किया, जो कि चित्र 5 में दिया हुआ है। बीगल का सफ़र आगे बढ़ा और तब और उन्हें कई प्रकार की भू आकृतियाँ, विविध प्रकार के जीव और उनके आवास के बारे में अध्ययन करने का मौका मिला। उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ तथा बीगल के पूरे सफ़र के दौरान जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि संबंधी कई तथ्यों व प्रमाणों को जुटाया, उनका सूक्ष्म अवलोकन किया एवं तर्क के आधार पर कई बातों को समझने की कोशिश की। देखिए, ये पहले कैसे दिखते थे और अलग अलग प्रकार के जीव हैं। यहाँ पे ये 5वें नंबर में कछुआ है, 4थे नंबर में एक गौरैया जैसे छोटा चिड़िया, दूसरे नंबर में एक बड़ा चोंच वाली चिड़िया है ना, तीसरे में एक पौधा है, फर्स्ट में क्या है, छिपकली जैसा एक जानवर है जिसके ऊपर में मुर्गे जैसा बना हुआ है। उसके बाद विविधता और तथ्य का प्रमाण यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले। अच्छा, ये पढ़ चुका हूँ, आगे देखते हैं। गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले। यहाँ के वर्मी का जीवाश्म यह दर्शा रहा था कि पूर्व के वर्मी काफ़ी बड़े थे, जबकि उस समय डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्ययन किया हुए आकार में छोटे थे। मतलब पहले बहुत ज़्यादा बड़े वर्मी पाए जाते थे और वर्तमान में छोटे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 चित्र दिया है। जो जीवाश्म मिला था यानी जीवों का अस्म यानी उसका हड्डी वगैरह मिला था वो बड़ा था हड्डी, लेकिन उसका जो वर्तमान समय था वो चूहे के समान ऐसे छोटा दिखता था, ये कहना चाहता है। और उन्होंने कहा उनके मन में यह बात आई कि समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया है, समय के साथ उनके आकार में कमी आई है। जीवाश्मों के अध्ययन से हम यह पता लगा सकते हैं कि डार्विन ने कई अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंघे, सरीसृपों, स्तनधारियों के अध्ययन से बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी पूर्व और वर्तमान में आपस में एक संबंध है जो कि हम कड़ी की तरह जोड़कर कुछ अध्ययन कर सकते हैं। सर, गलापागोस के फिंच जाति के पक्षियों का अध्ययन करते समय डार्विन कुछ और तथ्यों के बारे में विचार करने लगे। फिंच हमारे देश की गौरैया की जाति से मिलते जुलते हैं। मैंने अभी बताया चित्र में ऊपर में था ये गौरैया की तरह 4थे नंबर में। तो ये फिंच पक्षी के बारे में उन्होंने देखा कि गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग अलग तरह के फिंच का अध्ययन किया। देखो, सभी फिंच है लेकिन 15 अलग अलग तरह के। उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिंच एक जैसे हैं, मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले फिंच थोड़े अलग थे। खासकर इनकी चोंच और पंख के रंग में बहुत अंतर नजर आया। डार्विन ने सभी फिंच की चोंच को नापा तो आश्चर्यचकित हुए कि उनकी चोंच में इतनी विविधता कैसे। मतलब किसी का चोंच लंबा चौड़ा या किसी का दबा हुआ या किसी का नुकीला, इस तरह से था। तो उन्होंने देखा कि अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी अलग अलग था।
यानी उनके भोजन के आधार पर उनका चोंच फिट हो गया था, समझ लीजिए। कुछ बीज खाते थे, कुछ फल, कोई कीड़े खाते तो कोई फूलों का रस चूसते। तो गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं ऐसे पौधे जिनके बीज कठोर आवरण वाले थे, तो कहीं नरम फल वाले पौधे भी थे। तो जितनी विविधता चोंच में थी उतनी ही विविधता खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में भी दिखाई दी, अर्थात कार्य के अनुसार चोंच में विविधताएं आई। अब देखो, आप जो चीज़ खाओगे उसी तरह से जो चिड़िया है उसका भी चोंच बनता जाएगा। यानी आपको खुरचना है, कठोर फल या बीज को खाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चोंच को नुकीला। तो ऐसे इनमें मिलते गया, अपने आप प्राकृतिक रूप से उनमें बदलाव आया था। और इस तरह से खाने पीने की चीज़ें अलग अलग थी तो उनके चोंच का आकार भी अलग अलग हो गया था, ये कहना चाहता है। आगे बताया, डार्विन का मानना था कि यह फिंच इक्वेडोर से उड़कर गलापागोस पहुँचे और फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे। यानी डार्विन ने माना कि देखो, ये सारे चीज़ जितने भी पक्षी हैं, फिंच, वो सभी एक ही टापू में थे। फिर बाद में उड़कर दूसरे टापू में गए तो वहाँ दूसरा खाना मिला तो दूसरा हिसाब से वहाँ जीने लगे, तो उनका चोंच का आकार भी बदल गया। इसलिए अलग अलग टापू में अलग अलग चीज़ खाने का था तो चोंच भी अलग अलग प्रकार का हो गए, ऐसा कह रहा है। तो इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि फिंच की जो प्रजाति में विविधताएं दिखी वो टापुओं में पाए जाने वाले खाने पीने की चीज़ों में भी विविधताएं थी, ऐसा उन्होंने सोचा। एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधताएं सजातीय लक्षण तथा डार्विन ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना। यानी पूर्वज से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में क्या हो गई, विविधताएं, साथ ही साथ सजातीय लक्षण भी दिखे। सजातीय लक्षण क्या है, आइए हम लोग इसका अवलोकन क्रियाकलाप से करें। पहले पौधों में फिर जंतुओं में। तो पहले हम लोग पौधे में देखेंगे सजातीय लक्षण क्या होता है। क्लियर? तो देख सकते हैं यहाँ पे सजातीय लक्षण के बारे में कुछ चित्र दिया हुआ है ना, पौधों में सजातीय लक्षण। तो सबसे पहले आपने कई प्रकार के तने देखे हैं, नीचे कुछ दिख रहा होगा, तो ये आप देखिए और चर्चा कीजिए। जैसे प्रदान, कद्दू, झुमक लता, कांटे, नींबू का होता है, आलू का कंद होता है, इन सभी की उत्पत्ति तने के कलिका से हुई है। यानी तने से जो कलिका निकलता है वहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो इनका कार्य अलग अलग है, मतलब उत्पत्ति एक ही जगह से है और कार्य अलग अलग जगह से, मतलब कार्य अलग अलग होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सजातीय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सजातीय लक्षण किसे कहते हैं। तो जिनकी उत्पत्ति एक समान हो परंतु कार्य अलग अलग हो उसको क्या कहेंगे, सजातीय लक्षण। और उल्टा कर दो, कार्य समान होंगे परंतु उत्पत्ति अलग अलग जगह से हो तो उसको क्या कहेंगे, आगे देखेंगे। क्लियर? तो ये देखिए, सभी का किसी का पंख जैसा है, मनुष्य का हाथ, कुत्ते का पैर, छछूंदर का काम क्या है, पकड़ने का, दौड़ने का, तैरने का, है ना, चमगादड़ का उड़ना, सभी का अलग अलग है। पक्षी का भी उड़ना, डॉल्फिन का क्या, तो सभी का जो काम है वो अलग अलग है, लेकिन उत्पत्ति क्या है, एक ही जगह से है। ऐसा जीवों में, ठीक है। तो कार्य अलग अलग हो परंतु उत्पत्ति एक ही हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय लक्षण कहते हैं। तो पक्षी व चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन व सील के पंख, भेड़ व कुत्ते की अगली टांग, मनुष्य व छछूंदर के अग्रपादों को देखा, ये सभी उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समान है। उत्पत्ति और रचना समान होंगे परंतु इनकी आगे क्या कहते हैं, इनकी अग्र टांगों के अगली हड्डियाँ ह्यूमरस एवं उनके साथ जुड़ी हड्डियाँ रेडियस और अल्ना हैं, अर्थात इनकी संरचना एक जैसी है। यानी इनके पूर्वज एक से थे। क्या इन सभी के कार्य एक हैं? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो कुछ अन्य लक्षण जैसे तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य समान परंतु उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। अब देखो, तितली का जो पंख है वो उड़ने का काम करता है, पक्षी का जो पंख है वो भी उड़ने का काम करता है, परंतु उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। यानी एक तरफ जहाँ पक्षी का पंख उसके अग्र टांग से बना है, वहीं तितलियों का पंख उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बना है। तो पक्षी का तो टांग से बना होता है, निकला होता है, अग्र टांग से उसका पंख बनता है ना, और तितली का जो बना है वो त्वचा से निकला होता है। तो इस प्रकार के लक्षणों को समवृत्ति लक्षण कहते हैं। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है, सजातीय लक्षण किसे कहते हैं और समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं। तो सजातीय लक्षण का मैंने बताया कि जिसकी उत्पत्ति और संरचना
एक समान प्रदर्शित होते हैं परंतु कार्य अलग अलग होते हैं, और उसका अपोजिट जिसके कार्य समान हो परंतु उत्पत्ति अलग अलग हो, उसे समवृत्ति, वृत्ति यानी कार्य, याद रखना वृत्ति का मतलब होता है कार्य, तो समवृत्ति बोलेगा तो कार्य समान होगा, और सजातीय बोलेगा तो उत्पत्ति रचना समान होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं चयन और विकास। चयन और विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर इसको क्वेश्चन को घुमा के दिया जा सकता है, इस पर देखेंगे आगे हम लोग। चलिए तो पढ़ते हैं चयन और विकास। बीगल का सफ़र खत्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। अब वो सारे यात्रा से कंप्लीट कर लिए और आकर अपने घर में लौटकर अध्ययन करने लगे उनके बारे में। उनके दिमाग में उन दिनों चल रहे कृत्रिम चयन यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार किए जाने की बात थी। देखो, मनुष्य चाहे जैसा अपने अनुसार वो जीव जंतु को बनाने में लग गया था। उनके मन में यह विचार आया कि अगर मनुष्य नई प्रजाति तैयार कर सकता है तो क्या प्रकृति में दिखने वाले इतने विविध जीव प्रकृति में निरंतर होने वाले किसी चयन का प्रक्रिया का नतीजा है। जैसे देखो, आपको यहाँ पे देखो, मनुष्य अपने ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को बना लेता है। जैसे देखो, पहले क्या आता था कि छोटा छोटा बेर होता था, तो बेर एक तरफ से छोटा छोटा था। चलिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ। ये छोटे छोटे बेर हैं और ये बड़े बड़े बेर हैं, ठीक है। तो ये छोटा बेर जो है ये बहुत ज़्यादा क्या होता था, मीठा होता था, ठीक है। ये छोटा बेर क्या होता था, मीठा, लेकिन ये बड़ा बेर क्या होता था, खट्टा होता था। अब मनुष्य को क्या चाहिए, बड़ा भी चाहिए और मीठा भी चाहिए। तो मनुष्य ने क्या किया, इसके बड़े वाले गुड़ को लिया और इसके मीठे वाले गुड़ को, और इन दोनों को मिक्स करा दिया और संकरित क्रॉस करा के इन दोनों से एक तीसरे प्रकार का बेर उत्पन्न किया। उसको आप कटिंग या जो भी बोल सकते हैं इस तरह से। और तीसरे प्रकार का जो बेर आया वो बड़ा भी था और मीठा भी था। तो मनुष्य अपने इच्छानुसार चीज़ों को परिवर्तित करने लगा। तो इसी को डार्विन ने सोचा कि मनुष्य अपने इच्छानुसार नई प्रजाति तैयार कर सकता है, तो क्या प्रकृति में इतने सारे नई प्रजाति के जीव आते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो क्या ये भी किसी का चयन का नतीजा है। यानी प्रकृति अपने हिसाब से चयन करती है, अपने हिसाब से प्रजाति तैयार करती है क्या, ऐसा उन्होंने सोचा। चलिए यहाँ से हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ से मनुष्य द्वारा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपको मैं बता दूं, मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कृत्रिम बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डार्विन ने इसी आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, है ना, यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए पृष्ठ क्रमांक 341 में इस अध्याय संबंधी परियोजना कार्य दिया हुआ है, तो वो आगे देख सकते हैं। परियोजना कार्य से प्रकृति चयन की प्रक्रिया के बारे में हमें क्या समझ बनती है, क्या प्रकृति चयन कृत्रिम चयन जैसी ही कोई सोची समझी उत्पादन की प्रक्रिया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो प्रकृति जो चयन करती है वो सोची समझी होगी, मनुष्य का अलग होता है, हालांकि वो अपने आप ढलते हुए परिवर्तन होता होगा। क्रियाकलाप 2 दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ दिया है, क्या आप जानते हैं कि यह कृत्रिम चयन का ही नतीजा है कि आज धान, गेहूँ इत्यादि की हज़ारों किस्में पाई जाती हैं। मतलब मनुष्य ने कृत्रिम रूप से कई प्रकार के किस्म का उत्पादन किया है, चाहे वो सरसों, साग सब्जी या फिर आप जो भी बोलो। आजकल देखे हो लौकी में इंजेक्शन लगाकर बहुत बड़ा कर दिया जाता है एक दिन में, है ना। आजकल हाइब्रिड हो गया है सारा चीज़, और जितने भी हाइब्रिड बोलते हैं वो संकरित होते हैं, वो मानव द्वारा नई प्रजाति, नए किस्में, नया उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया है। तो ये दिया हुआ है। और डार्विन बीगल यात्रा के लगभग 20 साल बाद एक और वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशियाई द्वीपों तक बीगल जैसी खोजी यात्रा में निकले थे। यह अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे। मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुंचे और सुझाया कि प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती हैं। इन्होंने ये मुख्य रूप से एक बात बताया कि जो प्रजातियां होती हैं वो पूर्ववर्ती यानी जो पहले से रही हैं उनसे उत्पन्न होती हैं, और एकदम से कोई बदलाव नहीं आ जाता। धीरे धीरे जो पूर्ववर्ती प्रजाति होती है उन्हीं से नई प्रजातियाँ बनती हैं।
चलिए आगे और क्या दिया है देखते हैं। तो विकास का सिद्धांत, देखिए विकास का सिद्धांत एक क्वेश्चन बनता है, अगर इस पार्ट से कोई बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, और इसको आपको याद रखना है विकास का सिद्धांत को, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैंने बताया समवृत्ति, सजातीय लक्षण वो 2 ठो, और ये विकास का सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत को आपको जानना है। इसमें कितने पॉइंट है देख लीजिए, 1 2, नीचे दिया होगा 3 4 जो भी, तो देखते हैं कितना है 4। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। गहन अध्ययन तथा कई जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमाण जुटाने के पश्चात डार्विन और वैलेस मिलकर इस नतीजे पर पहुँचे कि जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। देखो इसको याद रखना है, आप कैसे भी करके याद रखिए, समझ के या फिर थोड़ा अच्छे से याद करके। तो जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। कोई कम जीता है तो कोई ज़्यादा, किसी की कम संतानें होती हैं तो किसी की ज़्यादा। जिनकी जीने की क्षमता ज़्यादा होती है वही परिवेश में ढल कर जीते हैं और उनकी एक नई प्रजाति दिखाई देती है। विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। मैंने बताया था, या फिर रसेल ने बताया कि जो पूर्व में होते हैं उन्हीं से नए प्रजाति बनते हैं। तो एक झटके में नहीं हो गया, वो धीरे धीरे प्रजाति में बदलाव आया, उनके रचना में परिवर्तन हुआ, इस प्रकार से। तीसरा पॉइंट, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। समझ में आ रहा है? विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। यानी यहाँ पे देखो एक पेड़ जैसे दिखाया है, तो यहाँ पर सभी का जो जड़ होगा वो एक होगा और धीरे धीरे उसकी शाखाएं की तरह अलग अलग जीव बने और अलग अलग बने, लेकिन जीवों की जो पूर्वज एक ही समान से उत्पन्न हुई है, ये कहना चाहता है। किसी भी जीव या जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से कुछ विभिन्नताएं एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। देखो यहाँ पे ये बताया कि किसी जगह में बहुत ज़्यादा सारी जनसंख्या है, उन सभी में विभिन्नताएं हैं, तो जो कुछ भिन्नताएं होती हैं वो एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, ये कहना चाहता है। तो ये 4 पॉइंट था, आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो फिंच का चोंच दिया है अलग अलग, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना। यहाँ से शुरुआत करना है आपको, ये नीचे से, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कहता है, दक्षिणी अमेरिका के इलाके के विविध फिंच वाले चित्र। तो कोई गाने वाली फिंच है तो ये इस तरह से बनेगा, गाने वाली हरा फिंच, गाने वाली स्लेटी फिंच। फिर यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे कालिया खाने वाली फिंच तो शाकाहारी हो सकता है। फिर पेड़ पर रहने वाली फिंच, तो पेड़ पर रहने वाले कीड़े खाने वाले, और फिर कीड़े खाने वाले को ऊपर में आपको दिया हुआ है कि वो क्या ऊपर में दिया हुआ है कि वो ग्रेव फिंच है कि कठफोड़वा, यानी कठवे को, लकड़ी को, छोटे पेड़ पर रहने वाली, मध्यम, इस तरह से आप देख लीजिएगा, इसको आपको समझ में आ जाएगा। मेन बेस जो नीचे में है उसके ज़मीन पर रहने वाली ये नीचे दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं हर प्राणी, अच्छा यहाँ पे 5वां पॉइंट भी दिया है, विकास जो हमने पढ़ रहे हैं विकास के सिद्धांत में। तो आपको 4 ही नहीं 5वां 6वां भी याद रखना है, क्योंकि विकास का सिद्धांत अगर पूछेगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो कम से कम आप 6 पॉइंट याद रखो, और याद हो जाता है तो 6 पॉइंट को लिखो। सेम टू सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप उसको लगभग उस टाइप से लिखा करो ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल सके। तो 5वां पॉइंट देखिए, हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें कुछ खास विभिन्नताएँ होती हैं। एक प्रजाति में यह विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, तो धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होती रहती हैं और एक नई प्रजाति का रूप ले लेती हैं। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली कुछ ऐसी विभिन्नताओं से होता है और किसी परिस्थिति में ये लाभदायक सिद्ध होती हैं। यानी ये चलते जाता है और थोड़ा विभिन्नताएँ उत्पन्न होती जाती हैं, ये कहना चाहता है। परिस्थिति के अनुसार उनमें विभिन्नताएँ उत्पन्न होती जाती हैं। 6वां पॉइंट, लाभदायक विभिन्नताओं वाली विविध प्रजातियां किसी आवास में पनपने लगती है। देखो विभिन्नताएं तो आएंगी, लेकिन जो विभिन्नताएं लाभदायक होंगी उसी की वजह से नई एक प्रजाति जो होगी वो एक आवास में या एक एरिया में पनपने लगता है, और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होती रहती है, जो पहले से उपस्थित प्रजातियों की आबादी को प्रभावित करता है। यानी उसमें नए प्रकार का आ जाएगा तो वहाँ पे जो पहले से रहेंगे उनको डिस्टर्ब होता है या उनके खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाती है, नए अगर प्रजाति के आ जाते हैं तो उस आवास में जीने के लिए ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान लेने लगती है। तो वहाँ पे जो ज़्यादा सक्षम रहेगा और वहाँ पे कम सक्षम वालों को हटाते जाएगा, तो ज़्यादा सक्षम वाला प्रजाति धीरे धीरे अपना स्थान लेने लगती है, ये कहता है।
इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव हो जाता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। मतलब आप सोच कर भी बता सकते हो कि एक जगह में जंगल है, मान लो, या घास का मैदान है, वहाँ पे कौन ज़्यादा रह पाएगा, है ना। तो जो ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, जो समय व मौसम के अनुसार वहाँ पे अनुकूल रह जाएगा, वही वहाँ पर जीवित रहेगा और जो दुश्मनों से लड़ सकेगा, क्योंकि एक दूसरे को खाने की या एक दूसरे को क्षति पहुँचाने की बहुत ज़्यादा प्रक्रिया होती है प्रकृति में। आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ? इस संदर्भ में आपका क्या राय है? तो आप अपने विचार को बता सकते हैं अपने क्लास में टीचर के साथ या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कि डायनासोर अगर विलुप्त हुआ, डायनासोर अगर समाप्त हुआ, तो क्या दूसरे प्रजाति के जीव आकर उसको समाप्त करने में मजबूर कर दिए उनके प्रजाति को, या फिर वो किसी प्राकृतिक आपदा, भूकंप या कुछ के कारण बस वो समाप्त हुए? तो इसका आंसर आप चाहो तो कमेंट में दीजिए, अपने क्लास अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए या चर्चा कीजिए। चलिए, क्या आप जानते हैं जैव विकास के सिद्धांत एवं उसे प्रतिपादित करने का विवरण? अभी हम लोग क्या पढ़े, 6 पॉइंट में पढ़े जैव विकास का सिद्धांत। तो इसका जो विवरण है, डार्विन ने एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति होता है ना। तो यहाँ पे ऑन द ओरिजिन, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जाति होता है, बाय नेचुरल सिलेक्शन यानी प्रकृति के चयन के द्वारा जातियों का उत्पत्ति हुआ, ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति, तथा वेलेस द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो डार्विनिज्म में मिलता है। और ये जो पुस्तक है क्रमशः 1859 और 1889 में छपी थी। तो डार्विन का पुस्तक क्या था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, और वेलेस का पुस्तक था डार्विनिज्म, और 1859 1889 में ये छपा था। आगे दिया है प्रजातिकरण। प्रजातिकरण में अनुकूलन और प्रजातिकरण को देखेंगे, और ये जो हो जाएगा उसके बाद ये पार्ट कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं, छोटा सा और टॉपिक है अनुकूलन और प्रजातिकरण। जैसा कि हमने पढ़ा कि फिंच पक्षी की विविधता खाद्य संसाधनों के अनुसार नजर आई थी और समय के अनुसार अलग अलग टापू उनका आवास बन गए। इस तरह समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। क्या डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए थे और इसलिए वो विलुप्त हो गए? आप ये बताइए, सोचकर बताएं कि कुटुम सर की गुफा की कानी मछली जो 9th क्लास में पढ़े थे, प्रजाति जो है उनकी कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। देखो, कानी मछली गुफा में चली गई और वहाँ पे अपने जीवन यापन करने लगी। जब गुफा में हमेशा अंधेरा था तो वो अपने आप क्या हो गई, अंधी हो गई, क्योंकि उनके आँख का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो इसलिए उन लोग कानी मछली हो गई। पहले उनके जो पूर्वज थे वो साफ पानी में हुआ करते थे, तो उनमें आँखें अच्छी से दिखती थी, ये सब कहता है। तो समय के साथ परिवर्तन हुआ, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, डायनासोर क्यों मर गए, क्या उन्हें कोई मार दिया या फिर प्राकृतिक आपदा से मरे, ये सब क्वेश्चन आपके मन में आने चाहिए और इसका आंसर आपको देना चाहिए। यही डार्विन ने भी सोचा था और उन्होंने अपने हिसाब से कुछ जीवों का अध्ययन करके बताया था, उसका पुस्तक में मैं बता दिया। फिर आगे देखो, हमने पढ़ा कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के फिंच के एक प्रजाति से गलापागोस जो है ना द्वीप में चला गया था, अलग अलग पनपने लगे, अलग अलग आवास में, अलग अलग उनका चोंच का प्रकार बन गया, है ना। फिर ये लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। यहाँ पे एक लाइन दिया है, फिंच के अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में अच्छा, ये आप देख सकते हैं। देखो, पहले सारे फिंच एक ही थे, फिर अलग अलग द्वीप में गए, तो अलग अलग द्वीप में जाने के बाद उनमें क्या हुआ, अलग अलग द्वीप के इतने ज़्यादा उनमें विभिन्नताएं पाई गई कि उनमें लैंगिक प्रजनन असमर्थ हो गए। यानी पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था एक साथ, लेकिन अब उनमें लैंगिक प्रजनन होना संभव नहीं हुआ, तो इतना डिफरेंट उनमें आ गया था, जबकि उनके पूर्वज एक ही थे। इस प्रकार जीवों की विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जीवों में विविधता होने से उनके अलग अलग प्रजातियों में बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रजातिकरण कहेंगे। और आवास प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल कर जीवन यापन करना क्या कहलाता है, अनुकूलन। तो अनुकूलन और प्रजातिकरण को आप एक परिभाषा ले सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रजातिकरण ये याद रखना है, और अनुकूलन अपने आप को समय और आवास स्थिति के अनुसार ढाल कर चलना। क्लियर? तो ये हो गया प्रजातियाँ आखिर क्या हैं।
तो ये लास्ट टॉपिक है, चलो इसको भी मैं पढ़ देता हूँ। प्रजातियाँ आखिर क्या हैं। डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जा रहा है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। तो देखो, लैंगिक प्रजनन मतलब जान रहे हो कि आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, मतलब आपस में नर और मादा मिलकर एक नए प्रजाति अपने जैसा समान जीव को उत्पन्न करना होता है। तो उसी को यहाँ पे बोला गया है, डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव के उस समूह को कहते हैं। प्रजाति किसको कहते हैं? तो जीव के उस समूह को कहेंगे जो आपस में क्या कर सकें, लैंगिक प्रजनन कर सके, उसी को एक प्रजाति कहते हैं। देखो, जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य आपस में कहीं किसी भी देश का मनुष्य हो, आपस में वो यदि लैंगिक प्रजनन करके अपने समान नए बच्चे पैदा कर लेते हैं तो उसको एक प्रजाति कहेंगे। परंतु मान लो कोई विशेष जगह में कोई अलग टाइप का मनुष्य होगा, तो अगर उससे वो लैंगिक प्रजनन नहीं कर पाता है तो वो उसको हम लोग अपने प्रजाति में नहीं रख सकते। तो एक ही प्रजाति का मतलब मनुष्य कहीं भी हो, वो अगर लैंगिक प्रजनन कर सकता है, साथ में मिलकर नए बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो प्रजाति कहलाएंगे। उसी तरह से फिंच के जो पक्षी थे, अलग अलग टापू वाले अलग अलग फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन नहीं कर सकते थे, तो उनको अलग प्रजाति फिर धीरे से माना गया। तो ये है प्रजाति की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना गया है। प्रजाति की जो परिभाषा है उसको जैविक प्रजाति क्यों बोला गया? क्योंकि जीव के लिए है, तो जीव के लिए है तो जैविक प्रजाति बोला गया। फिर आगे देखते हैं। पर डार्विन ने इस परिभाषा को लेकर चिंतित रहे, क्योंकि उन्हें कई ऐसे उदाहरण जैसे कछुआ, छिपकली आदि के प्रजाति में मिले जहाँ प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद इतनी भिन्नता थी कि उन्हें एक नई प्रजाति मानना बेहतर होता था। मतलब कई जगह ऐसे भी मिला कि लैंगिक प्रजनन तो हो गया, पर उनकी जो भिन्नता थी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उन्हें नई प्रजाति मानना बेहतर हो गया। जैविक प्रजाति की परिभाषा यूँ तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई है, पर ऐसे जीवों की प्रजातियों के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती हो। जैसे देखो, कुछ चीज़ें जो है बिना लैंगिक प्रजनन के भी आगे बढ़ते हैं, है ना, अलैंगिक प्रजनन से भी हो जाता है। दो नर मादा के मिलने की ज़रूरत नहीं होती है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। तो उसके द्वारा भी नए अगले जीव बच्चे जो बोल सकते हैं वो उत्पन्न होने लगता है। तो कई बार कन्फ्यूज़न ये भी होता है कि सारा चीज़ लैंगिक प्रजनन से ही विकास नहीं हो रहा है ना। तो आगे देखो, किसी प्राकृतिक आपदा से या आवास और खाद्य संसाधनों में बदलाव से अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना रहती है। तो प्रजातिकरण होने की एक नई संभावना क्या है कि प्राकृतिक आपदा आ गया या आवास या खाद्य संसाधनों में बदलाव आ गया, तो उससे क्या हो जाती है, एक नई प्रजाति की प्रजातिकरण होने की संभावना बढ़ जाती है। विविधताएं कैसे उत्पन्न होती हैं और इससे अलग किस्म या अलग प्रजाति के जीव कैसे बनते होंगे, इस दिशा में भी डार्विन कई प्रयोग करते रहे। कुछ तो पौधों के साथ और कुछ जंतुओं के साथ, जैसे मिराबिलिस और कबूतर। विविधताओं के साधनों के बारे में डार्विन के समसामयिकी ग्रेगर जॉन मेंडल के अध्ययनों का उल्लेखनीय योगदान रहा। यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल जो होता है, मेंडल एक बहुत ही वैज्ञानिक माने गए हैं जो कि संकरण को बताया था, आनुवांशिकी के बारे में बताया है। आनुवांशिकी मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले गुणों को आनुवांशिक कहते हैं। तो ये किसी अध्याय में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। आप यहाँ पे हमने क्या सीखा इसको भी आप याद रखा करिए, है ना। इससे आपको ये पार्ट में क्या क्या सीखे वो पता चल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे सही विकल्प देख सकते हैं, इनको आप हल कीजिए, सही विकल्प और रिक्त स्थान की पूर्ति, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो दिया है इनका प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स बनाइए। हो सके तो नोट्स थोड़ा शॉर्टकट में बनाइएगा ताकि आपको अच्छे से वो शॉर्ट में याद रहे, और उसको आप थोड़ा सा लिखने के टाइम प्रश्न या फिर नंबर के आधार पे उसको उस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। तो चलिए, ओके, थैंक्स।